जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के रूप में जाना जाता है उस पर विचार विमर्श करेंगे। इसे हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है और बहुतों बार आप लोग इस मामला को केशवानंद भारती मामले के नाम से भी जानते होंगे। यह वह डेट था 24 अप्रैल 1973 जब हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में, मूलभूत ढांचा के रूप में एक परिकल्पना निहित की गई थी और यह आज बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 अप्रैल 2023 इस मामले के मूलभूत ढांचा का जो मामला था उसकी 50वीं वर्षगांठ है। आज से 50 साल पहले हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर की संकल्पना निहित की गई थी। सबसे बड़ी बात है कि जिसको हम केशवानंद भारती के मामले से जानते हैं वह मामला था क्या। तो आप सबके सब इससे विदित होंगे कि यह मामला लैंड से, भूमि मतलब संपत्ति से रिलेटेड था। तो 1973 में ही पहली बार ऐसा मामला आया या इससे पहले भी इस तरह के मामला हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास आया था या नहीं था, उन सारी चीज़ को डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम लोग यह देखना चाहते हैं कि 1973 का जो मामला था, अगर उसको आप समझना चाहते हैं तो हमारे संविधान के कुछ भाग और कुछ अनुच्छेद जो कि आर्टिकल कहते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि संवैधानिक मामला जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है उसमें यह देखा जाता है कि व्यक्तियों का जो अधिकार है वह राज्यों के द्वारा हनन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास वह निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय देखता है कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं किया गया है किसी विधि के द्वारा, जो कि विधि भारतीय संसद या भारतीय राज्य व्यवस्थाओं के द्वारा, राज्यों के द्वारा बनाया गया कानून हो। इन सभी मसौदा को देखते हुए हम वन बाय वन देखेंगे कि संविधान में इसके क्या क्या प्रावधान हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे संविधान में ही संविधान के भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार की बात करता है, फंडामेंटल राइट, और अधिकार जो है वह व्यक्तियों को राज्यों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। यह मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में निहित है। इसमें से कुछ अनुच्छेद जो हैं उनकी चर्चा करना यहाँ जरूरी है क्योंकि इन अनुच्छेदों को समझे बिना आप आगे की चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। जिसमें से आप लोग देखते होंगे कि मौलिक अधिकार में मैंने लिख रखा है आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 31, यह मौलिक अधिकार में आता है। साथ ही भाग 4 जो कि हमारे संविधान का है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक में निहित है। इसमें भी कुछ आर्टिकल है जिसको हमें देखना पड़ेगा कि वह कितना महत्वपूर्ण है इन सारी मामलों को समझने के लिए। साथ ही हमारे संविधान का एक भाग 20 है जिसमें अनुच्छेद
368 है और यह भारतीय संविधान संशोधन के बारे में बात करता है। तो हम देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को जोड़ते हुए मूलभूत ढांचा की जो संकल्पना हमारे संविधान में आया वह कैसे आया। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे देश का संविधान पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया और लागू होते ही संविधान के जितने भी भाग थे वह सब के सब लागू हो गए। आज़ादी हमें 1947 में मिली थी। आज़ादी सबको मिला था, सभी वर्गों के लोगों को मिला था, सभी तरह के गरीब अमीर जो भी हमारे देश में थे प्रत्येक नागरिक को आज़ादी मिली थी। लेकिन क्या सच्ची आज़ादी जिसको कहते हैं वह कितने लोगों को मिली थी? सच्ची आज़ादी कहा जाता है जिस आज़ादी में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब तरह की आज़ादी सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त हो। तो आप देखेंगे कि राजनीतिक आज़ादी, राजनीतिक स्वतंत्रता वह तो मिल गया था, लेकिन जहाँ तक आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की बात करें तो वह सबको उपलब्ध नहीं था। और जवाहरलाल नेहरू जो कि महान समाजवादी थे वह भी कहा करते थे कि आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं की जा सकती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे सामाजिक लोकतंत्र तभी लागू किया जा सकता है किसी समाज में या किसी राज्य में। राजनीतिक लोकतंत्र के लिए सामाजिक लोकतंत्र जरूरी है। सामाजिक लोकतंत्र सबको मिलना चाहिए। इसी सामाजिक लोकतंत्र को, आर्थिक लोकतंत्र को सबों तक पहुंचाने के लिए पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। पहले संविधान संशोधन 1951 में बहुत सारी चीज़ों को चेंज करते हुए, बहुत सारी चीज़ों को हमारे संविधान में निहित करते हुए यह कोशिश की गई थी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कायम किया जाए। अब हम देखेंगे कि जो मौलिक अधिकार है उसका अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32, इस दो चीज़ों को हमें पहले समझना पड़ेगा। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा दी गई है, लॉ की परिभाषा दी गई है। आखिर लॉ किसको कहेंगे, संविधान में विधि किसको कहेंगे? साथ ही इसके कुछ क्लॉज में यह भी कहा गया है कि कोई भी विधि मौलिक अधिकार को हनन नहीं करेगी। इसी में से दो क्लॉज की हम आज बात करते हैं और आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 13 के दो क्लॉज, क्लॉज 2 और क्लॉज 3, 13(2) और 13(3). 13(3) जो है वह बताता है कि भारतीय संविधान के अनुसार विधि किसको कहा गया है। विधि के रूप में भारतीय संविधान में यह उल्लिखित है कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कोई भी विधि, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, यह भी विधि कहलाएगा। साथ ही जो शासकीय आदेश हो, ऑर्डर्स हो, बाय लॉज, उपविधि जिसको कहते हैं, नियम, रूल्स, रेगुलेशन
जिसको विनियम कहते हैं, या कोई भी नोटिफिकेशन जो अधिसूचना होती है, वह सब के सब विधि कहलाएगा। साथ ही वह सारे रूढ़ियाँ, वह सारे प्रथाएं जिसको कस्टम्स कहते हैं, वह विधि का बल अगर रखती है तो वह भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत विधि के रूप में ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करना है कि संविधान संशोधन की बात विधि में नहीं की गई है। इसको इसलिए बताता हूँ कि आगे चलकर कुछ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसी को कोट करते हुए बहुत सारे जजमेंट दिए हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि 13 का 3 जो हम देख रहे हैं क्लॉज, उसमें विधि के रूप में कहीं भी संविधान संशोधन नहीं लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नहीं लिखा गया है। चलिए, एक बात तो ये रही। अनुच्छेद 13 के ही क्लॉज 2 में यह बताया गया है कि यदि किसी अधिनियम का कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत हो तो उस भाग को असंगत घोषित कर दिया जाएगा। मतलब, इसका मतलब है कि कोई भी अधिनियम अगर संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है और वह विधेयक या वह विधि मौलिक अधिकार का हनन जिस भाग तक करता हो, उतना भाग क्या हो जाएगा? नल एंड वाइड, हट जाएगा। यह एक डॉक्ट्राइन के रूप में दिया गया है। यहाँ उस डॉक्ट्राइन का नाम है पृथकीकरण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग ऐसा है जिसे अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों से विरोध रखने वाले इसी भाग को शून्य किया जाएगा। मतलब, अगर कोई कानून सरकार द्वारा बनाया गया है और वह कानून का कुछ भाग या कानून का पूरा भाग अगर मूल अधिकार का हनन करता हो, तो जिस भाग तक वह मूल अधिकार का हनन करता है उतने भाग तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा, कोई भी कानून। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि संविधान संशोधन जो होता है वह भी एक विधि ही होता है, एक्ट ही होता है, क्योंकि उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, वह भी अधिनियम ही होता है। इसी चीज को आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत माना जाएगा कि नहीं। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत सारे खेल यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो एक चीज़ तो यह रह गई। दूसरी चीज़ हमारे संविधान में देखना है कि अनुच्छेद 14 है जो कि विधि के समय समक्ष समता की बात करता है। अनुच्छेद 15 है जो कहता है कि किसी को कास्ट मतलब जाति, वर्ग, लिंग आदि के आधार पे विभेद नहीं किया जा सकता है। मतलब 15 के तहत आप देखेंगे कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद की प्रतिषेध की बात करता है। साथ ही अनुच्छेद 31 जो कि यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना पड़ेगा। अनुच्छेद 31 जो कि मौलिक अधिकार का ही भाग है, इसमें संपत्ति के अधिकार की बात किया गया है। मतलब
कि संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है, अनिवार्य रूप से किया जा सकता है। ऐसी बात ओरिजिनल संविधान के अनुच्छेद 31 में कहा गया था। साथ ही हम देखें अगर राज्य के नीति निर्देश तत्व जो कि भाग 4 में है, इसके अनुच्छेद 39B और 39C, यह क्या कहता है? 39B और 39C इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि 39B और C को लागू करे। और 39B कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित की सर्वोत्तम प्राप्ति हो। पब्लिक वेलफेयर की बात करता है। साथ ही 39 का C जो कहता है कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण नहीं हो, अर्थात कि धन और संपत्ति जो है सबों में बटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें इतना भी विभेद हो कि हमारे समाज में बहुत बड़ा खाई उत्पन्न हो जाए आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। तो इसी 39B और C को लागू करने के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लोक हित के लिए सरकारों द्वारा ऐसा किया जाता है। यह 39B और C में कहा गया है। साथ ही आप देखेंगे कि एक अनुच्छेद 46 है। अनुच्छेद 46 यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब DPSP का ही भाग है। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान करेगा, अर्थात राज्य अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST तथा अन्य दुर्बल वर्ग जिसको अदर बैकवर्ड क्लासेज आप कहते हैं की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। यह मामला 46 का है। अब आप कहेंगे कि यह सारी मामला मैंने आपके समक्ष क्यों रखा, तो वन बाय वन हम देखेंगे। जो प्रथम संविधान संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी और प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ उसके अगेंस्ट में किस रूप में चैलेंज किया गया, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब आप देखते होंगे कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। पहली बार संविधान का जो संशोधन हुआ वह 1951 में हुआ। और आप जानते ही हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू ही किया था। तो ऐसी कौन सी बात थी जो 1 साल 1.5 साल के अंदर में ही हमारे संविधान को संशोधन करना पड़े? ऐसा क्या था? तो कुछ चीजें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारी जो संविधान बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वहां पे जो भी संविधान में लिखा गया, संविधान भी एक विधि ही है, सर्वोच्च विधि हमारे देश का सर्वोच्च विधि संविधान है। वहां जो सारी चीजें भी लिखा गया वह सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय था। ऐसा नहीं था कि जो चीज बिल के रूप में आया, जो चीज संविधान में लिखना चाहते थे सब एक मत हो जाते थे, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा किया गया कि वोटिंग नहीं करवा करके जब तक सबके सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान सभा के मेंबर राजी न हो जाए जिस चीज पे,
उस चीज को कम से कम संविधान में नहीं लिखे। तो अगर कोई बंद ऐसा होता था जिससे देखा जाता था कि संविधान सभा के बहुतों मेंबर चाहते थे कि वह नहीं हो, तो उसे चेंज करके यथासंभव उसमें संशोधन करके सर्वसम्मति से पास करवाया जाता था उस बिल को, और तब संविधान में लिखा जाता था। अब जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया तो संविधान सभा जो थी वह खत्म हो गया। संविधान बनाने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी। लेकिन देश को चलाने के लिए एक सरकार की तो जरूरत थी। अभी तक हमारे देश में जनरल इलेक्शन नहीं हुआ था, तो जो संविधान सभा थी वही सरकार के रूप में, पार्लियामेंट के रूप में, संसद के रूप में काम करने लगी। और संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में है, उसके क्लॉज 1 कहता है कि संविधान को संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है, और वह संविधान सभा जो बाद में संसद बन गई थी उसने ही 1951 में संविधान का संशोधन किया। उससे पहले एक मामला आया था और संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ी कि बार बार कुछ न कुछ मसौदा आता था। राज्य चाहते थे कि नीति निर्देशक तत्वों को हम स्थापित करें, लेकिन जब राज्य नीति निर्देशक तत्वों को स्थापित करने के लिए कदम आगे बढ़ाता था तो लोगों के, व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का हनन हो जाता था। अब जब मौलिक अधिकार का हनन होता था तो मौलिक अधिकार के हनन के बचाव में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 32 के तहत मौलिक अधिकार का अगर किसी का हनन होता है तो वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। और यह सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है, यह सुप्रीम कोर्ट की दायित्व है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण करेगा। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे। एक मामला बहुत ही चर्चित है जिसका संबंध अनुच्छेद 15 से भी है, और यहीं से पहली बार रिजर्वेशन वाली बात जो है, आरक्षण वाली बात जो है, यहीं से आता है। तो इसकी हम चर्चा करते हैं और इसमें हम देखते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसके 2-3 पार्ट्स आएंगे, क्योंकि जब तक इस सारी चीज़ों को आप नहीं समझते हैं तब तक फिर मूलभूत ढांचा क्या समझना। मूलभूत ढांचा में तो कुछ है ही नहीं। जब हम उसको दिखाएंगे, उनको बताएंगे, तो आपको पता चलेगा इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए इन सारी चीज़ों को आपको पहले समझना पड़ेगा। एक मामला था चंपक दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य। यह क्या हुआ था कि चंपक दोरई राजन एक ब्राह्मण महिला थी, और यह मामला इसलिए था कि मद्रास राज्य ने शिक्षा में, कॉलेज में एडमिशन संबंधी मसौदा था कि एससी और एसटी के लोगों को इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल गया था, और उनसे ज़्यादा मार्क्स चंपक दोरई राजन का था जिनको नहीं मिल पाया। तो इसमें यह हुआ कि चंपक दोरई राजन अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 जो कि भाग 3 मौलिक अधिकार में है, उसको लेकर मद्रास हाई कोर्ट में पहुंच गया, और उन्होंने यह बात रखा कि यहाँ हमारे मौलिक अधिकार जो कि 14 और 15 में दिया गया है उसका हनन हो रहा है। यह मामला हाई कोर्ट के पास गया। हाई कोर्ट ने इसको सही ठहराया, और जो रिजर्वेशन एससी एसटी को दिया गया था उसको नल एंड वाइड घोषित किया गया था। फिर यह मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में गया तो वहाँ भी इसको गलत ठहराया गया, और यह हुआ
कि संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन नहीं किया जा सकता है, लेकिन संसद को तो यह अधिकार प्राप्त है कि मौलिक अधिकार या संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करे, तो संविधान में संशोधन करके वह इसको लागू करे। मद्रास राज्य कहती थी कि नीति निर्देशक तत्व, जो कि 46 में हम इसकी बात किए हैं, इसीलिए मैंने पहले 46 आपको बताया है। 46 में ऐसा कहा गया है कि SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस की अभिवृद्धि के लिए शिक्षा और अर्थ में सरकार कोई विधि बनाएगा और या उसकी अभिवृद्धि करेगा। तो मद्रास राज्य ने कहा कि हम 46 को लागू करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो कि नीति निर्देशक तत्व में है। न्यायालय कह रही है कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, पहले संविधान में इसको कहीं लिखा जाए। ये मसला था। दूसरा था कि सामाजिक जो लोकतंत्र था और आर्थिक जो लोकतंत्र था, तो आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए बहुत सारे पब्लिक वर्क्स करने थे, जहाँ पे लैंड की ज़रूरत थी, सरकार को भूमि अधिग्रहण की ज़रूरत थी। लेकिन जो भी ज़मींदार थे, जो भी राजे रजवाड़े थे, वह चाहते नहीं थे कि अपनी जो संपत्ति है वह सरकार को दे पब्लिक वेलफेयर के लिए। बहुत सारे ऐसे मसले थे जो कोर्ट में चले गए थे, जिसमें से रमेश थोपर, अब देखिए कामेश्वर सिंह जो दरभंगा महाराज थे, उनका मसला भी था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए संविधान में संशोधन की ज़रूरत पड़ी और यह संशोधन पहला संशोधन के रूप में 1951 में हमारे संविधान में निहित हुआ। और इसी पहले संशोधन 1951 के 1950 के तहत मौलिक अधिकार 15 में भी संशोधन किया गया और 15 का क्लॉज 4 जोड़ा गया। 15 के क्लॉज 4 को जोड़ करके सामाजिक न्याय की बात की गई। यह मामला चंपक दोरई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद के निर्णय के बाद में जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों तथा अनुसूचित जातियों जनजातियों के उत्थान के लिए किए गए उपाय समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और न ही अनुच्छेद 29 क्लॉज 2 के विरुद्ध होगा। 29(2) को आप देखिएगा मौलिक अधिकार में, तो कहा गया कि समानता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं होगा अगर SC ST और OBC के शैक्षणिक अभिवृद्धि के लिए सरकार कोई अगर काम करती है। साथ ही इसमें बहुत सारे चेंजेज हुए, लेकिन हमें देखना है कि हमारी ज़रूरत की अभी जिस चीज़ को हम समझना चाहते हैं वह संशोधन क्या था। इसमें अनुच्छेद 31 में भी कुछ क्लॉज जोड़े गए, अनुच्छेद 31 में भी संशोधन किया गया। इसमें अनुच्छेद 31 कैपिटल A, अनुच्छेद 31 कैपिटल B जोड़ा गया। साथ ही नवीं अनुसूची को भी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ही जोड़ा गया। 1951 जिस समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। यह एक बार क्वेश्चन आ रखा है सिविल सर्विसेज में कि प्रथम संविधान संशोधन के समय में देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। 31A और B में भी संशोधन किया गया, जो 31 संपत्ति के अधिकार को देता था मौलिक अधिकार के रूप में, वहाँ भी संशोधन करके 31A और 31
बी जोड़ा गया, तो हम देखेंगे कि 31 ए और 31 बी में क्या बातें कही गई है। और 31 ए और बी जोड़ने का मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 39 बी तथा अनुच्छेद 39 सी को स्थापित करना था। और इसी पहला संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकारों को भी सीमित किया गया। अनुच्छेद 31 ए कहता है कि राज्य को पब्लिक वेलफेयर के लिए भूमि सुधार कानून बनाकर संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकार दिया जाता है। साथ ही 31 बी के तहत 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया और 9वीं अनुसूची को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया। इसका तात्पर्य यह है कि 9वीं अनुसूची में जो बात लिखी गई है उसको लेके आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं या न्यायालय उस पर विचार विमर्श नहीं करेगी। और ऐसा इसलिए था कि जो भी भूमि सुधार रिलेटेड कानून बनाया गया था उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया और इस अनुसूची में शामिल विषयों पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार से जो भी कानून थे उनको एक संरक्षण प्रदान किया गया। यह तो रही बात प्रथम संविधान संशोधन से। इसके साथ ही 19 में भी संशोधन किया गया था। तो ये सारी चीजें थी। जब संविधान संशोधन 1951 हो गया तो एक मामला उच्चतम न्यायालय में गया जो प्रथम संविधान संशोधन को ही चैलेंज कर रहा था और उस केस का नाम है शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत राज्य संघ। शंकरी प्रसाद जो कि एक जमींदार थे और इस मसला को आपको समझना है अगर, तब आपको समझना पड़ेगा कि 13 अनुच्छेद और अनुच्छेद 368 का खेल यहाँ स्टार्ट हो जाता है। जब संविधान में संशोधन किया गया 1951 में, तो संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, वह भी एक अधिनियम होता है, वह भी एक विधि होता है, लॉ होता है। तो शंकरी प्रसाद वर्मा जो थे इसी को लेके उच्चतम न्यायालय में पहुंचे कि यह संविधान संशोधन 1951 जो है वही अवैध है। अगर संविधान संशोधन 1951 ही अवैध हो जाता है तो जितने भी संशोधन संविधान में किए गए हैं वो ऑटोमेटिकली अवैध हो जाएगा। और इसमें मौलिक अधिकार से रिलेटेड भी संशोधन किया गया था, जैसे कि अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 19 में, ये सारे मसले थे जो कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया था। तो शंकरी प्रसाद वर्मा इस केस को लेके पहुंचे जो संविधान का प्रथम संशोधन ही अवैध है, और अगर प्रथम संशोधन अवैध है तो इससे रिलेटेड जितने भी संशोधन किए गए हैं वह सब के सब अवैध हो जाएंगे। ठीक है। यह मसला जब सर्वोच्च न्यायालय में गया तो इसकी व्याख्या की गई, जो आखिर में है क्या। यह संविधान संशोधन 1951 जो है, जिसमें मेन मसला था जमींदारी उन्मूलन, दूसरा था लैंड सीलिंग। सीलिंग मतलब एक निश्चित अमाउंट तक ही आप लैंड रख सकते हैं, उसके बाद जो लैंड है आपके पास, उसके पास जो भूमि है वह सरकार की हो जाएगी। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसमें संशोधन संसद द्वारा किया गया था, क्योंकि संविधान को संशोधन करने का अधिकार संसद को ही है। तो जो शंकरी प्रसाद वर्मा इस केस को लेके गए
तो उन्होंने 2-3 पॉइंट रखा। उसमें से एक पॉइंट यह था कि अनुच्छेद 13 का क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी विधि मौलिक अधिकार का हनन अगर करती है तो वह विधि उस हद तक शून्य हो जाएगा। और प्रथम संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया है और यह मौलिक अधिकार है। इसीलिए यह संविधान संशोधन विधि जो है वह क्या हो गया, नल एंड वाइड, वह शून्य है, वह अवैध है। दूसरा चीज, जमींदारी उन्मूलन या लैंड संबंधी जो भी कानून है वह कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, न कि संसद को, क्योंकि 7वीं अनुसूची में लैंड जो है राज्य का विषय है। तो अगर संसद ने इस पे कोई कानून बनाया है तो वह अभी अवैध है। ऐसा मामला शंकरी प्रसाद के केस में सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचा। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे क्या डिसीजन दिया उसको देखना है। जब इसकी व्याख्या की गई 13 और 368 के तहत, तो आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि 13 में जो विधि बताया गया है, जो लॉ की व्याख्या की गई है, जो विधि कौन होगा, उसमें कहीं भी संविधान संशोधन नहीं लिखा गया है कि संविधान संशोधन भी एक विधि है, इसकी चर्चा नहीं की गई है। इसीलिए संविधान संशोधन इस विधि से अलग विधि है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे यह निर्णय दिया कि नॉर्मल विधि, जनरल विधि और संविधान संशोधन विधि यह दोनों अलग अलग है। संविधान संशोधन विधि अनुच्छेद 13 में इंक्लूडेड नहीं है। इसलिए 368 के तहत जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था वह अवैध नहीं है, क्योंकि वह मौलिक अधिकार के भाग 13 में जो विधि की व्याख्या की गई है, विधि की परिभाषा दी गई है, उससे कोई संबंध नहीं रखता है, क्योंकि यह अलग तरह से कानून बनाया जाता है संविधान संशोधन। इसीलिए यह संविधान संशोधन 13 के तहत अवैध नहीं ठहराया जा सकता है और प्रथम संविधान संशोधन को वैध घोषित किया गया, वैलिड घोषित किया गया। तो आपको यह याद रखना है, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत रत्न संघ 1951 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज दिया गया था वह सरकार के पक्ष में गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय माना कि संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद में है और संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है। अगर मौलिक अधिकार का भी संशोधन हो रहा है और वह संशोधन सामान्य विधि नहीं, संविधान संशोधन विधि के द्वारा किया गया है, तो अवैध नहीं ठहराया जाएगा। यह एक मसला था शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य संघ। और इसमें आप देखेंगे कि इसको याद रखना है कि सरकार के, संसद के पक्ष में यह वर्डिक्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार का भी न्यूनीकरण किया जा सकता है, उसको भी सीमित किया जा सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय ने 1951 में ही मान लिया। अब बात आती है जो एक संविधान संशोधन, इसके बाद चतुर्थ संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन 1955 में होता है। इस संविधान संशोधन में यह होता है कि 1953 में पश्चिम बंगाल द्वारा
एक कानून बनाया गया था लैंड रिफॉर्म संबंधित, और उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। और आप जानते हैं कि जिस किसी कानून को अगर 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उस पर न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि न्यायालय इस पर पुनर्विचार नहीं करेगी। और यह मामला था बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। चतुर्थ संविधान संशोधन 1955 के तहत 1953 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुई कठिनाई को दूर करने के लिए यह संशोधन किया गया। और इसमें बताया गया कि व्यक्तिगत संपत्ति को, पर्सनल प्रॉपर्टी को लोक हित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के लिए पुनर्निरीक्षण नहीं कर सकती है। तो चतुर्थ संविधान संशोधन से भी यह बात की गई कि लोकहित में व्यक्तिगत संपत्ति का अर्जन किया जाता है कानून बनाकर, तो उस कानून का जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ये सब देख रहे हैं कि आप लैंड से रिलेटेड आ रहा है, और इसी को हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा या केशवानंद भारती का मामला भी जा था वह भी लैंड से रिलेटेड ही था। उनका विवाद जो था वह भूमि अधिग्रहण से ही रिलेटेड था। इसीलिए इन सारी चीज़ों को हमें डिस्कशन करना पड़ता है। और हर एक वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन दिया, उन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। साथ में 17वां संविधान संशोधन 1964 जो कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उस अमेंडमेंट में 9वीं अनुसूची में 44 अधिनियम को जोड़ा गया। 44 एक्ट को 9वीं अनुसूची में रख दिया। और उस अनुसूची में रखने का मतलब है कि उन सारी अधिनियम पे न्यायालय में कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही संपत्ति के अधिकार को भी 17वें संविधान संशोधन से स्पष्ट कर दिया गया। इसमें 31A में भी संशोधन करके जोड़ा गया। साथ ही केरल और मद्रास राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक संरक्षण प्रदान कर दिया गया। 17वें संविधान संशोधन में आप देखेंगे कि राजस्थान और पंजाब राज्य ने जो भी लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए थे उसको 9th शेड्यूल में रख दिया गया। मतलब कि उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखने के लिए। इसी 17th कॉन्स्टिट्यूशनल 17वें संविधान संशोधन को चैलेंज दिया गया, जो कि एक मामला 1965 में आता है। और 1965 का यह मसला सज्जन सिंह के नाम से जाना जाता है। सज्जन सिंह जमींदार थे। उन्होंने यह मसला, यह विवाद उच्चतम न्यायालय में ले गया और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कि आप देखेंगे राजस्थान और पंजाब के बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स थे, भूमि सुधार कानून थे, उनको 9वीं अनुसूची में रख दिया गया था, जिससे उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं करवाया जाए। और सज्जन सिंह सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उस समय तक भी मौलिक अधिकार में ही आता था। क्योंकि आप जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार 1978 में रिपील किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के
द्वारा मौलिक अधिकार से उसको बाहर किया गया। 1964 1965 उस समय तक मौलिक अधिकार 31 मौलिक अधिकार का ही भाग था। सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? जब सज्जन सिंह वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के मामले 1951 में जो मामला था उस पे जो अपना वर्डिक्ट दिया था, अपना डिसीजन दिया था, उसी को कायम रखा और कहा कि 17वां संविधान संशोधन जो है वह वैध है। तो आपको यह याद रखना है कि सज्जन सिंह 1965 का जो मामला है और शंकरी प्रसाद भारत संघ वाला जो मामला है, उस दोनों में माननीय उच्चतम न्यायालय का इक्वल वर्डिक्ट था, सेम डिसीजन था कि संविधान संशोधन 368 के तहत किया जाता है तो वह वैध है, वह 13 का उल्लंघन नहीं करता है, वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा और मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है 368 के तहत भी। इसीलिए यह मामला भी संसद सरकार के पक्ष में ही था। अब आता है जो मामला हम लोग देखेंगे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला है। यहां से आपको देखना पड़ेगा कि कैसे शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामला जो था यहां उलट जाता है और यह उलटने का काम करता कौन है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि अपने दिए गए डिसीजन को चेंज कर सकता है, यह उनको अधिकार है। अब ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य संघ ये मामला था क्या? यह मामला 1967 में था और यह भी 17वां संविधान संशोधन को ही चैलेंज किया गया था, जो 1964 में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उसी को इन्होंने भी चैलेंज किया था। गोलकनाथ ये दो भाई थे, हेनरी गोलकनाथ तथा विलियम गोलकनाथ। ये दोनों भाई जमींदार थे, इनके पास 500 एकड़ जमीन था। 1953 में पंजाब राज्य ने लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार से एक कानून बनाया था, उसमें उसको सीलिंग कर दिया था कि 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अगर किसी के पास है तो वह राज्य सरकार की हो जाएगी, तो मैक्सिमम 30 एकड़ तक ज़मीन ही आप रख सकते हैं। गोलकनाथ मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा और वह भी 17वां संविधान संशोधन को ही चैलेंज किया गया था, क्योंकि वह कानून जो पंजाब राज्य का 1953 का कानून था, उस कानून को चैलेंज कर रहा था, जो कि 9th शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू से इसको भी बाहर रखा गया था। आपको यह याद रखना है कि गोलकनाथ 1967 वाला जो मामला है, इसमें अब तक की मतलब 1967 तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच, संवैधानिक पीठ बैठी थी और इसमें टोटल 11 जज शामिल थे और डिसीजन 6-5 से 6 गोलकनाथ के पक्ष में और 5 उसके विपक्ष में सुनवाई किया था और डिसीजन दिया था। अब तक की सबसे बड़ी बेंच इसलिए क्योंकि इसके बाद जो सबसे बड़ी बेंच बन जाती है वो 1973 में बनती है, जो बेंच 13 जजों की थी और उस समय में 13 जज ही सुप्रीम कोर्ट में थे। लेकिन हम 1967 गोलकनाथ बना पंजाब राज्य की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें 11 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। और आपको यहीं पे थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि संवैधानिक बेंच जो होती है वह मिनिमम 5 जज और उससे अधिक जजों की होती है। ये ऑड नंबर में होता है, 5, 7, 9 ऐसे करके होगा। तो 11 जजों की बेंच बैठी थी और 6 और 5 से डिसीजन आया था और इसमें
एक सबसे बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्ववर्ती जो डिसीजन था, अपने पूर्ववर्ती जो फैसला सुनाया था, उसको पलट दिया। पलट क्या दिया कि शंकरी प्रसाद वर्मा और सज्जन सिंह केस में जो उन्होंने डिसीजन दिया था, उस डिसीजन को चेंज कर दिया और यहां पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। मौलिक अधिकार को सैंक्टम सैंक्टोरियम कहा गया। मतलब कि संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है, लेकिन भाग 3 जो कि सैंक्टम सैंक्टोरियम है, उसको नहीं छू सकती है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती है, चाहे वह संविधान संशोधन ही क्यों न हो, 368 के तरह के द्वारा ही क्यों न किया गया हो। और आप देखिए 1967 का काल, प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी जी। और इस समय में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को चेंज किया और न्याय गोलकनाथ को मिला। गोलकनाथ के पक्ष में डिसीजन गया और 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो बातें उसमें जो थी, जिसके अगेंस्ट में चैलेंज किया गया था, इसमें एक चीज़ यहाँ से उभर के आया, डॉक्ट्राइन ऑफ पर्सपेक्टिव रूलिंग। डॉक्ट्राइन ऑफ पर्सपेक्टिव रूलिंग, इसका मतलब है कि फैसला बैक डेट से लागू नहीं हुआ होगा। मतलब 1967 से पहले जो भी संशोधन संविधान ने किया है, इवन मौलिक अधिकार में ही संशोधन हुआ है, वह संशोधन अवैध नहीं ठहराया जाएगा। मतलब 1967 से पहले भाग 3 में संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है, वह सभी के सभी वैध रहेंगे। इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पर्सपेक्टिव रूलिंग। अब इसके बाद अगर संविधान संशोधन होता है और संसद संविधान संशोधन के तहत भाग 3 का संशोधन करती है, तो वह अवैध ठहराया जाएगा, क्योंकि भाग 3 मौलिक अधिकार का संशोधन संसद नहीं कर सकती है। यह 1967 गोलकनाथ मामला का जजमेंट था। सिर्फ यहाँ तक देखना है 1967 तक गोलकनाथ मामले में क्या डिसीजन आया था। तो आपने यहाँ तक देखा कि संविधान संशोधन जो हुए थे लैंड रिफॉर्म से, उनको बार बार चैलेंज किया जा रहा था और यह जब चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में जाता था तो सुप्रीम कोर्ट अपना मत किसके पक्ष में देते थे? तो पहला संविधान संशोधन 1951 सरकार के पक्ष में, 17वां संविधान संशोधन 1964 1965 में सज्जन सिंह के द्वारा चैलेंज किया गया था, वह वैध था। लेकिन उसी 17वें संविधान संशोधन को 1967 में गोलकनाथ के द्वारा जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपने वर्डिक्ट को, अपने जजमेंट को चेंज कर दिया और कहा कि किसी भी कीमत पे संसद भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकती है। अब आगे की राह क्या हुई इसके बाद, वह हम आगे की वीडियो में देखेंगे। बहुत ही रोचक चीज़ है। हम देखेंगे कि यहाँ पे 1967 में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और जजमेंट जो है उनकी सरकार के अगेंस्ट में है, और वो दोनों जो आप देखेंगे शंकरी प्रसाद वर्मा के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उनके पक्ष में जाता है। जजमेंट जो है सरकार के पक्ष में था। तो ये चीज़ें आप देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड संशोधन था, उस संशोधन में क्या क्या जजमेंट हुआ, क्या क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन और मौलिक अधिकार के बीच में रखा। और ये सारी संशोधन आपने देखा होगा, वो देखे हैं कि राज्य अपने नीति निर्देशक तत्व को स्थापित करने के लिए
ये ऐसा काम करती है, क्योंकि अनुच्छेद 37 ही कहता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वह शासन का मूलभूत ढांचा है। मूलभूत ढांचा नहीं, मूलभूत शासन के मूलभूत आधार है। मतलब एक अच्छे शासन, एक अच्छे लोकतंत्र को अगर स्थापित करना है तो भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व है वह सरकार को लागू करना पड़ेगा। और सरकार 39B और C को लागू कर रही थी, तो बार बार संविधान संशोधन जो किया जा रहा था उसको चैलेंज किया जा रहा था। तो वर्डिक्ट जो है गोलकनाथ में जाके चेंज हो जाता है, और गोलकनाथ में 1967 में पर्सपेक्टिव रूलिंग का एक डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश्ड होता है। साथ में ही यह कहा जाता है कि मौलिक अधिकार में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बाद में अगर मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है तो फिर इंदिरा गांधी दूसरा कौन सा उपाय ढूंढती है, दूसरा कौन सा रास्ता ढूंढती है जिसके कारण वह फिर से संशोधन स्टार्ट करती है। और ऐसा संशोधन कि आप देखेंगे इसके बाद संशोधनों की बाढ़ लगा देती है। 24वां, 25वां, 26वां, 29वां सब संशोधन कर डालती है, और सब इससे रिलेटेड संशोधन होता है, संशोधन पे संशोधन करती है। और इसके बाद हम देखेंगे कि फिर से ऐसा कौन सा मामला आता है, ऐसा कौन सा फिर से जजमेंट होता है जिसमें गोलकनाथ की जो जजमेंट थी वह फिर से पलट जाता है, और एक बीच का रास्ता अपनाया जाता है, जो कि बीच का रास्ता ही बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दोनों पक्षों को खुश करते हुए अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया। व्यक्तियों को भी यह अधिकार दिया कि आपके अधिकार का हनन नहीं होगा। संसद को भी यह छूट दिया कि आप भी संविधान के किसी भी भाग को संशोधन कर सकते हैं, इवन मौलिक अधिकार को भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी संशोधन या कोई भी विधि जो है वह मूलभूत ढांचा का उल्लंघन नहीं करे। और इस मूलभूत ढांचा का उल्लंघन अगर हुआ है तो इसकी पुनरावलोकन न्यायालय करेगी, उच्चतम न्यायालय करेगी। यहीं से मूलभूत ढांचा संविधान का संशोधन हो, लेकिन संविधान के संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा का हनन नहीं किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।